ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट के अंदर जो गवर्नमेंट स्कीम है, जैसे CGT MSME है, CGSS है या कोई और दूसरी स्कीम है, उसके तहत भी फंडिंग होती है क्या? पास्ट बिजनेसेस रहे हैं तो उनके पूरे फाइनेंशियल्स आपके लगेंगे। आपने कोई लैंड खरीद रहे हो, ठीक है ना, आपने बयाना कर दिया, वो एग्रीमेंट लैंड के प्रॉपर्टी के पूरे चेन चाहिए, ठीक है। आप कंस्ट्रक्शन करोगे उसके अंदर तो आपको कंस्ट्रक्शन का एस्टीमेट चाहिए कंस्ट्रक्शन ठीक है। का। आप मशीनरी या तो डोमेस्टिक ले रहे हो या इम्पोर्टेड ले रहे हो तो यू रिक्वायर कोटेशन फॉर दैट। ठीक है। तो इस तरीके की, या आपने कोई पर्टिकुलर एरिया के अंदर आप इंडस्ट्री लगा रहे हो तो वहाँ के जो लाइसेंस परमिशंस आपकी रिक्वायरमेंट है वो आपको चाहिए। ठीक है। इफ़ ऑल दिस डॉक्यूमेंट्स आर प्लेस तो बैंक कैन इजीली डू दैट। ठीक है। सबसे ज़्यादा जो ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट रिजेक्ट होते हैं उसका रीज़न क्या है? सर प्रोमोटर का मुझे लगता है मेजर जो है ना, प्रोमोटर का लैक ऑफ एक्सपीरियंस। कई कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे कोलेटरल सिक्योरिटी के भी चैलेंजेस आ जाते हैं। कई बारी प्रोमोटर के छोटे छोटे रीजंस होते हैं जो ऑलरेडी जिस ट्रेड के अंदर हैं वहाँ पे दे आर नॉट डूइंग एक्सट्रीमली वेल, ठीक है ना, उनके जो पिछले फाइनेंशियल्स हैं दे आर नॉट वेरी साउंड। जय हिंद दोस्तों, शेखर फाइनेंस वाला शो में आपका फिर से स्वागत है। अगर आपके पास कोई कोलेटरल नहीं है फिर भी आप बिजनेस करना चाहते हैं हिंदुस्तान के किसी भी कोने में और बैंक आपको फंडिंग नहीं कर रहे हैं, या आप कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट लेके आना चाहते हैं जो कि ग्रीन फील्ड की कैटेगरी में आता है, तो ये शो आपको एंड तक ज़रूर देखना चाहिए। आज के हमारे जो गेस्ट हैं वो हैं CA विकास सिंघी जी। वो पिछले 30 वर्ष से चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस कर रहे हैं और इस तरह के बिजनेसेस को हेल्प करते हैं फंडिंग के अंदर, स्पेशली कॉम्प्लेक्स डील के अंदर। अगर आपकी DP नहीं बन रही है, बैंक बोल रहा है कि आपको ड्राइंग पावर हम लोग नहीं दे सकते हैं, इस शो के अंदर हमने इस सवाल का भी जवाब आपको दिया है। और तीसरी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, एक सही बंदा, एक सही कंसल्टेंट आपके बिजनेस को किस तरह मेक या ब्रेक कर सकता है, इस विषय में हमने बहुत डिटेल से बात की है। तो ये शो आप उन सभी लोगों से शेयर करें जो भी इनमें से किसी भी सिचुएशन से गुजर रहे हैं या गुजरने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच उन सभी लोगों के लिए जिनने चैनल को शेयर किया, सब्सक्राइब किया और लाइक किया। और मैं बचे हुए लोगों से एक निवेदन करूंगा कि आप प्लीज़ हमारे शो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, बिकॉज इससे हमें बड़ी हेल्प मिलती है बेहतर गेस्ट को शो के ऊपर लाने में, जिनके ज़रिए हम आपके लिए बेहतर कंटेंट बना पाते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं शो के अंदर। जय हिंद। तो सर नमस्कार। नमस्कार शेखर जी, आपका स्वागत है शेखर फाइनेंस वाला शो के अंदर। थैंक यू वेरी मच शेखर जी फॉर इनवाइटिंग मी इन योर शो। ऑब्लाइज्ड। तो ऑब्लाइज्ड सर, क्या मतलब आपकी एक्सपर्टीज़ है इतनी, जितना मैंने आपका नाम और तारीफ सुनी है उसके हिसाब से, और आप जो काम करते हैं जो हमारे ऑडियंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो तारीफ करने वाले लोग ज़्यादा अच्छे हैं। तो मैं आपको इंट्रोड्यूस करूं इससे बेटर मैं चाहूँगा हु इज़ विकास सिंघी जी एंड व्हाट ही डू, उनका कैरियर क्या रहा है, एजुकेशन क्या रही है, आप ही बताएं प्लीज़। शेखर जी, मैं सेल्फ विकास सिंघी और मैं बाई प्रोफेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। मैंने 2000 में क्वालिफाई किया CA, उसके बाद 1-1.5 साल मैंने जॉब करी एंड प्रैक्टिस स्टार्ट करी मैंने। उसके बाद तो प्रैक्टिस में थोड़े चैलेंजेस आए एंड आफ्टर दैट मेरे को कुछ बैंकों के ऑडिट्स मिल गए, तो वहाँ से मेरा ना एक्चुअल जो कैरियर जो है ना वो स्टार्ट हुआ एंड ग्रेजुअली फिर प्राइवेट क्लाइंट्स एंड वेरियस कॉन्करेंट ऑडिट ऑफ बैंक्स, ड्यू डिलीजेंस, इस तरीके से प्रैक्टिस चलती रही। और अभी हमारी 4 ब्रांचेस है, दिल्ली में है, मुंबई में, अहमदाबाद एंड गोवा में। Okay. तो वो मेरी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी है। वी आर ऑपरेटिंग CA फर्म एंड दैट इन दैट लोकेशंस। तो इस CA फर्म के अंदर आप लोग क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं जनरली? CA फर्म के अंदर बेसिकली हमारा ऑडिट्स है, GST है और कंप्लायंस मैटर्स है, ठीक है ना, इनकम टैक्स रिलेटेड कोई भी इशूज़ हैं, ठीक है ना, मेजर ये सारे जो कंप्लायंस से रिलेटेड जो काम है, अकाउंटिंग सर्विसेज है, बैंक के ऑडिट्स है, बैंक के ड्यू डिलीजेंस हैं, कॉन्करेंट ऑडिट्स है, स्टैट्यूटरी ऑडिट है, ये सारे काम करते हैं। एक और चीज़ मुझे पता चली थी कि आप SME फंडिंग में भी काफ़ी महारती हैं, काफ़ी काम करते हैं। सर ऐसा मैं आपको बताता हूँ क्यों हम SME फंडिंग में या बैंक फंडिंग में कैसे आए। जैसे मैंने अपने इंट्रोडक्शन में बोला कि मुझे बैंक के ऑडिट मिले, तो मैंने ना, जो मेरा कैरियर जब स्टार्ट हुआ मुझे 5 बैंक के कॉन्करेंट ऑडिट मिले। तो जब बैंक के कॉन्करेंट ऑडिट हम लोग करते थे ना, तो वहाँ पे ना बड़े गैप्स नज़र आए। जो क्लाइंट को सैंक्शन बैंक ने कर दिया, हमारा काम होता था सैंक्शन और उसके कंप्लायंसेस देखना, बट समहाउ बीइंग ए चार्टर्ड अकाउंटेंट एनालिटिक थोड़ा सा रहता था। तो आई फाइंड कि एक पर्टिकुलर क्लाइंट को बैंक ने जो लोन दिया ना, मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है, इनका जो असेसमेंट या अप्रेजल जो सिस्टम है वो थोड़ा ठीक नहीं था। उनको जो नीड बेस था, जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, या कहीं ओवर फंडिंग हो गई।
ओके। तो मुझे ऐसा लगा कि व्हाई नॉट टू स्टार्ट कंसल्टिंग एंड गाइड क्लाइंट्स, कि आपको जो नीड आपकी वो फंडिंग आपको मिले, ना कि एक स्कीमेटिक टाइप में आपको मिल जाए कि आपके पास एक प्रॉपर्टी है 1 करोड़ रुपए की, आपने 70 लाख रुपए का लोन ले लिया, जनरली 70% 80%। अगर आपकी नीड अगर 50 लाख है तो आप 50 लाख ले। अगर आपकी नीड अगर 1.5 करोड़ रुपए की है, इफ़ यू आर हैविंग ए कोलेटरल ऑफ 1 करोड़, तो बैंक उसमें भी आपको लोन देता है। वो बैंक डिफरेंट, वो आपका कोलेटरल कवरेज कम कर लेता है। अभी तो बैंक की CGTMS स्कीम आ गई, बैंक को CGTMS की स्कीम के अंदर भी कवर लेता है। तो वो चीज़ें गैप जब नज़र आने लगे तो आई स्टार्टेड हेल्पिंग द क्लाइंट्स। कोई मुझे एक ऐसा इंसिडेंट बता सकते हैं जिसमें आपने ये गैप असिस्ट किया हो, जिससे आपका और इंसाइटफुल डिसीजन मेकिंग हुई हो उसके बाद? सर एक ना हमारे क्लाइंट तो नहीं, मेरे दोस्त थे, तो वो बैंक से मेरे को नहीं मिला, वो मेरे फ्रेंड थे, वो उन्होंने किसी बैंक से लोन लिया, तो उनकी ITR वगैरह काफ़ी साउंड थी, ठीक है ना, एंड दे वांटेड टू वेंचर इनटू ए न्यू प्रोजेक्ट। तो अब उनकी ITR के बेस पे और बैंक ने प्रॉपर्टी के बेस पे असेसमेंट करके उनको लोन दे दिया, जबकि उनको एक नया प्रोजेक्ट लगाना था, लैंड लेनी थी, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करना था, मशीनरी लोन चाहिए था, वर्किंग कैपिटल उनको चाहिए था। ठीक से उसकी रिक्वायरमेंट 5 करोड़ रुपए की थी, बैंक ने उसको 3 करोड़ दिया। ही डजंट हैव एनी चॉइस, उसको लगा मैं प्रोजेक्ट स्टार्ट कर देता हूँ, बैंक ने कहा आप स्टार्ट करो, हम बाद में दे देंगे। तो वो प्रोजेक्ट ना प्रॉपर तरीके से स्टार्ट ही नहीं हो पाया उसका। मतलब स्टार्ट तो हो गया, लेकिन जो उसके गैप्स थे फाइनेंस में, वो गैप्स की वजह से अल्टीमेटली दैट प्रोजेक्ट फेल्स। ओहो। अगर उसको उस वक्त 5 करोड़ रुपया मिल जाता तो उसका प्रोजेक्ट कभी फेल नहीं होता। तो ये जो बैंक्स ऐसा करते हैं कि अंडर फंडिंग कर देते हैं, ऐसा क्यों करते हैं ये? सर देखिए, क्लाइंट को ना बेसिकली उनको आपको खुद को अवेयर नहीं है कि उनको फंडिंग लेनी कैसे चाहिए। ठीक है ना, आपके पास ना एक स्ट्रक्चर्ड प्लान होना चाहिए कि व्हाई डू आई रिक्वायर फंड, हाउ मच फंड आई रिक्वायर, और उसका मेरा यूज़ कैसे होगा। मार्केट में सर आप देखोगे ना, कंसल्टेंट्स हैं या फ्रीलांसर, बेसिकली आई विल से द फ्रीलांसर, वो लोग क्लाइंट के पास जाते हैं, आपकी सर रिक्वायरमेंट कितनी, अच्छा अभी इतना करा दूं आपको, आपका काम चल जाएगा। वो फाइल उठाते हैं 20-25 दिन के अंदर, प्राइवेट बैंक NBFC से उनको करा के दे देते हैं। तो वहाँ पे ना वो क्लाइंट फंसते हैं। तो उनको अगर वो अपनी पूरी स्ट्रेटेजी डेवलप करे, दे शुड सीट विद द कंसल्टेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, हमारा बिजनेस प्लान ये है कि मेरे को लैंड खरीदनी है, मेरे को इसमें कंस्ट्रक्शन करना है, मुझे मशीनरी लेनी है। अब मशीन भी लेनी है तो इफ़ यू आर इम्पोर्टिंग मशीनरी, बाई टू टेक फंड बेस्ड लिमिट, यू शुड टेक फंड नॉन फंड बेस्ड लिमिट, जिसमें अंदर आपकी इंटरेस्ट कॉस्ट बच जाती है, आप हेजिंग भी करते हो, तब भी आपका कैपिटल एसेट्स के केस में 1 साल की RBI की परमिशन है, दैट कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 3 ईयर। आपका कैश फ्लो नहीं निकलता, यू आर ओनली पेइंग इंटरेस्ट ऑन दिस थिंग ओनली। एक टर्म आपने यूज किया था फंड बेस्ड एंड नॉन फंड बेस्ड, ये क्या होता है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करें सर। फंड बेस्ड लिमिट ये होती है जो फंड एक्चुअली यू आर गेटिंग इन योर हैंड, से वर्किंग कैपिटल, टर्म लोन फॉर मशीनरी, टर्म लोन फॉर कंस्ट्रक्शन, जो पैसा बैंक आपके खाते में क्रेडिट कर देता है, दैट इज फंड बेस्ड। नॉन फंड बेस्ड के अंदर दैट इज ऑल्सो ए लोन, टाइप ऑफ लोन, बट उसके अंदर बैंक आपको पैसा आपके खाते में नहीं देता है। बैंक गिव्स ए गारंटी टू थर्ड पार्टी, ऑन बिहाफ ऑफ दिस पार्टी आई विल मेक ए पेमेंट टू यू। Okay. Say you are buying raw material from some vendor or you importing raw material, तो आपने LC के बेस पे वो रॉ मटेरियल आपने खरीदा, ठीक है ना, आपका बैंक ने उस वेंडर को गारंटी दे दी कि आपका क्रेडिट पीरियड 90 डेज का है, आफ्टर 90 डेज आई विल मेक द पेमेंट। ये इतनी इजीली अवेलेबल है? इजीली अवेलेबल है सर, ओनली यू हैव टू अप्रोच द बैंक एंड यू हैव टू शो कि आपको इस तरीके का फंड चाहिए। तो एक क्वेश्चन सर, ये इतना सिंपल है तो फिर व्यापारी ये क्यों नहीं करते? सर व्यापारी की ना अवेयरनेस की प्रॉब्लम है। आप अगर बड़े कॉर्पोरेट्स में जाएंगे, आप जिनकी फंडिंग मोर देन 100 करोड़ 200-300 करोड़ है, आपको उनका सैंक्शन लेटर पढ़ेंगे ना आप, यू विल फाइंड ईच एंड एवरीथिंग इन दैट पर्टिकुलर सैंक्शन लेटर। उनके पास हर तरीके का वो, मतलब जिस चीज़ के लिए उनका पैसा चाहिए उसी हेड में वो पैसा लेते हैं, एंड दे ट्राई टू मिनिमाइज देयर कॉस्ट। ठीक है ना, वेयर इज इन केस ऑफ स्मॉल बिजनेसमैन या MSME या माइक्रो, उनको पता नहीं है सर। और ये पता है नहीं है, वो पता करना नहीं चाहते। सर क्या होता है, बैंक का भी सिस्टम क्या है, इधर क्लाइंट डायरेक्टली जब बैंक को अप्रोच कर रहा है या थ्रू कंसल्टेंट भी जा रहा है या फ्रीलांसर के थ्रू जा रहा है, तो एवरीबॉडी वुड लाइक टू टेक ए इजी वे कि मेरे को जल्दी से पैसा मिल जाए। वो कहता है अच्छा आपकी टर्नओवर इतनी है, ये आपका ये
प्रॉपर्टी की कोलेटरल वैल्यू है, अच्छा हम आपको 70% दे देते हैं, हम्म इजी फाइनेंस है, तो वो ले लिया, ठीक है ना। गवर्नमेंट बैंक के अंदर ये प्राइवेट गाइडिंग फैक्टर नहीं है कि सर आप अपना बिजनेस बताओ, ठीक है ना, आपकी नीड बताओ, वी विल असेस योर नीड। अच्छा, बैंक में भी ऐसा कोई सिस्टम नहीं है? सर बैंक में ऐसा सिस्टम नहीं है, आप जो प्रपोजल को प्रेजेंट करते हो उसी प्रपोजल को वो लोग असेस करते हैं। मतलब मजेदार बात यह है कि लेने वाला और देने वाला दोनों के पास ये योजना नहीं है। दोनों के पास योजना नहीं है, दैट इज द प्रॉब्लम। ओहो, यू हैव टू प्रेजेंट योर प्रपोजल टू द बैंकर। आप अगर ब्लाइंडली अपनी बैलेंस शीट लेके जाते हो, बैंक को बोलते हो मुझे पैसा चाहिए, तो वो बैंक आपको पूछेगा किस लिए चाहिए, सर मेरे को 10 करोड़ रुपया चाहिए, रॉ मटेरियल खरीदना या कुछ भी आप बता दीजिए। वो आपको बताना है सर, बताना, इन्हें बताना मीन्स इट शुड बी प्रॉपर प्रेजेंटेशन, प्रॉपर प्रेजेंटेशन, और एक्चुअली भी हो, वो एक्चुअल भी हो। आई केम अक्रॉस दिस काइंड ऑफ फैक्ट्स, दिस इज माय इट्स अ वेरी डीप फैक्ट सर। आपने अभी जो बात बोली है, इफ इट इज़ ट्रू, इसका मतलब ये है कि इस देश में अरबों खरबों रुपए के ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, जिनके अंदर ना तो देने वाला और ना ही लेने वाला प्रॉपरली असेस कर रहा है कि ये फंड वहीं जा रहा है कि नहीं जा रहा है जिस चीज़ के लिए दिया गया है। सर वो तो देखिए एक ना अलग, वो इट्स ए डिफरेंट कॉन्सेप्ट। आप जो बोल रहे हो बात अलग है, मैं जो बोल रहा हूँ वो टेकिंग ऑफ फंड, फंड कहाँ जा रहा है, दिस इज इट्स ए टोटली डिफरेंट एस्पेक्ट। करेक्ट। वो आपको यूसेज ऑफ फंड बैंक को वेरीफाई करना है, इसमें वो डाइवर्जन हो जाता है। ये जो आप बोल रहे हैं ना, इसमें एक्चुअली मैं ये बात इसलिए आपसे बात करते करते मुझे समझ में आया, बिकॉज एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो अभी है इंडियन एसएमईज के अंदर, फंड डाइवर्जन है। लोग पैसा लेते हैं स्टॉक परचेज करने के नाम पे और उससे प्लॉट खरीद लेते हैं। एग्जैक्टली हो रहा है ना, हो रहा है। अभी तो सर रिसेंट अगर आप ट्रेंड देखेंगे ना, लोगों का जब शेयर मार्केट में कोविड के बाद जब थोड़ा बूम आना शुरू हुआ, पीपल स्टार्टेड डाइवर्टिंग मनी इन शेयर मार्केट एंड क्रिप्टो आल्सो, अपना वर्किंग कैपिटल वहाँ डाल रहे हैं। करेक्ट। तो वो अगेन दे आर कमिंग अंडर स्ट्रेस। इवन दो सर, अभी एक अमेजिंग फैक्टर बताता हूँ, सैलराइड एम्प्लॉयज़ क्या कर रहे हैं, मल्टीपल बैंक से पैसे ले रहे हैं और उससे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। मतलब कितना बड़ा डिस्प्यूटिव है ये हो रहा है। सो मार्केट में ना र्यूमर्स के ऊपर लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, र्यूमर्स के गोल्ड 60,000 से बढ़ रहा है 70। बॉस दिस इज नॉट योर बिजनेस, यू आर ए मैन्युफैक्चरर। आपको अपने बिजनेस में भी प्रॉफिट आप वहाँ से कमाओ, ये आपको इन्वेस्टमेंट उतना पोर्शन करना है जो आपका कैश सरप्लस है। इसमें एक मज़ेदार बात बताता हूँ सर। हमारे एक गेस्ट थे, उन्होंने मुझे एक बात बोली थी कि शेखर, लोग शेयर मार्केट में शेयर्स खरीदते हैं, विच इज़ गुड, करना चाहिए, कोई बुरी बात नहीं। एग्जैक्टली। बट अगर आपके पास अपना बिजनेस है, आपकी कंपनी है, और आप उसको छोड़ किसी दूसरे के शेयर्स में पैसा लगा रहे हो ना, इसका मतलब ये है कि आपके बिजनेस में कोई प्रॉब्लम है या आप में प्रॉब्लम है। यू कैन से, बट आई नॉट टोटली एग्री विद दैट सर। वो एक आप ना जो आप शेयर में पैसा लगा रहे हो, दैट इज योर इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट। और अगर आप अपना कैश सरप्लस लगा रहे हो, सो दैट इज योर इन्वेस्टमेंट। अगर आप अपना वर्किंग कैपिटल का पैसा लगा रहे हो, तो देन यू डोंट हैव ट्रस्ट ऑन इन योर बिजनेस, और आप उसके बिजनेस में पैसा लगा रहे हो, देन यू आर इन्वेस्टिंग। एग्जैक्टली यही बात उन्होंने बोली कि मतलब जो उनका एग्जाम्पल था यही था एग्जैक्टली, कि तुम्हारे पास सरप्लस पड़ा हो, जब कुछ नहीं समझ में आ रहा है क्या करना है तो कर लो। अभी वर्किंग कैपिटल से निकाल के शेयर्स खरीदना क्या लॉजिक है? डिजास्टर सर, डिजास्टर है वो। तो अभी हम लोग सर जो एक इम्पोर्टेंट सेगमेंट के बारे में बात करेंगे कि एसएमई के अंदर क्या होता है, या नए बिजनेसेस के अंदर मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। तो पहले तो व्यूअर्स के लिए सर ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं, ब्राउन क्या होते हैं, और एक्सपेंशन क्या होते हैं, वो थोड़ा सर। ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स आपके वो प्रोजेक्ट है, द प्रोजेक्ट विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच। ओके। बिल्कुल नया प्रोजेक्ट है, और आप फ्रॉम बाइंग ऑफ लैंड से आप शुरू कर सकते हो, या रेंटिंग ऑफ लैंड से आप स्टार्ट कर सकते हो। आपको वहाँ प्लांट एंड मशीनरी लगाना है, आपने वहाँ पे प्रोडक्शन शुरू करनी है, फैक्ट्री का कंस्ट्रक्शन करना है, तो वो आपका ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट हो गया। ठीक है। ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट वो प्रोजेक्ट है जो प्रोजेक्ट ऑलरेडी से आप किसी एक ऑलरेडी बिजनेस के अंदर हो, आप उसका बैकवर्ड इंटीग्रेशन में जा रहे हो। ठीक है। यू आर ए राइस ट्रेडर, और आप अब राइस की सेलर लगा रहे हो, बिल लगा रहे हो। ठीक है ना। और एक्सपेंशन ऑफ प्रोजेक्ट्स इन बोथ द केसेस, आपको ग्रीनफील्ड आपने लगा लिया, आफ्टर 5 ईयर यू आर एक्सपैंडिंग, या आपका कोई ब्राउन फील्ड है उसको आप यू आर एक्सपैंडिंग द प्रोजेक्ट। ठीक है। सो दैट इज दिस इज कॉल्ड एक्सपेंशन। तो ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स के अंदर सर ये होता है अक्सर फंडिंग नहीं मिलती। नहीं सर, ऐसा नहीं है। मेरा एक्सपर्टीज़ रहा है सर ग्रीन फील्ड के अंदर, और मुझे लगता है कि ग्रीन फील्ड के अंदर चैलेंजेस थोड़े होते हैं ग्रीन फील्ड के अंदर, क्योंकि बैंक वो सारी चीज़ें बैंक देखता है कि प्रोमोटर्स का बैकग्राउंड क्या है, वो प्रोजेक्ट कैसा है, वो चलेगा भी नहीं चलेगा, इंडस्ट्री सिनेरियो क्या है, वो पर्टिकुलर इंडस्ट्री कैसे काम कर रही है,
ठीक है ना, बैंक उसकी टीबी एनालिसिस कराता है, ठीक है ना, पॉलिटिकल सिनेरियो है या कोई इकोनॉमिक पॉलिसी कोई चेंज हो रही है, दीज आर द फैक्टर्स, वो बैंक सारे देखता है। पर ऐसा नहीं कि ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट होता नहीं है, तो ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट हो रहे हैं और इसीलिए हमारा जो है ना देश तरक्की कर रहा है। तो इसमें एक आपने टर्म यूज़ किया था TEP, टीवी, TEV, व्हाट इज़ दिस? दिस इज बेसिकली टेक्निकल एंड फाइनेंशियल इवेल्यूशन ऑफ ए प्रोजेक्ट। तो जब आप एक कोई ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हो, से इट्स ए प्रोजेक्ट कॉस्ट ऑफ 50 करोड़ और उसके अंदर बैंक से आपने 30 करोड़ रुपए की फंडिंग आप ले रहे हैं, तो बैंक उसको इवेल्युएट करता है, इधर बैंक हैव इज देयर ओन टीम या मार्केट में कंसल्टेंट्स अवेलेबल है, दोज हु आर एम्पैनल्ड विद द बैंक। आप बैंक को एक DPR प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के देते हो कि दीज आर आवर प्लान्स, दीज आवर प्रोजेक्ट एंड दिस इज वे द प्रोजेक्ट विल बी सेट अप इम्प्लीमेंटेड। वो उस कंसल्ट इधर टू कंसल्टेंट और बैंक के इंटरनल टीम के पास जाता है, दे इवेल्युएट द प्रोजेक्ट एंटायर थिंग, प्रोमोटर्स बैकग्राउंड, उसके फाइनेंशियल्स, उसके लैंड कॉस्ट, उसकी वायबिलिटी, वो उसके मार्केट सिनेरियो, उसकी सेंसिटिविटी कि अगर मार्केट के अंदर 10-20% का ऊपर नीचे हुआ तो विदर द प्रोजेक्ट विल बी सर्वाइव, इसका ब्रेक इवन पॉइंट कब तक आ जाएगा, इनकी जो इंस्टॉलमेंट्स और इंटरेस्ट कब से शुरू हो जाएगा। सो दिस एनालिसिस इज बेसिकली कॉल्ड टीवी स्टडी। सो अगर मैं कोई प्रोजेक्ट लगाने का सोच रहा हूँ तो मैं बैंक के पास जाने से पहले क्या अपना इंडिपेंडेंट TEV करवा सकता हूँ? यस करा सकते हाउ हैं। मच इट कॉस्ट, कितना कॉस्ट जनरली 1.5 लाख टू 3 लाख अगर आपका प्रोजेक्ट 20 से 50 करोड़ के बीच में है, और अगर 20 करोड़ के नीचे है तो 1.5 लाख या 1 लाख में कर मतलब 1.5 लाख से 3 लाख के बीच में टेस्टिंग हो जाएगी। टेस्टिंग हो जाएगी। तो जो मेरा जजमेंट था, एक आइडिया था, उसका एक्चुअल तो सीन वो क्या है? आप जैसे जिससे आप कंसल्टेंट से DPR भी बना रहे हो ना, तो अगर इफ इज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट और MBA फाइनेंस जिसका एक्सपीरियंस है, दे कैन आल्सो एनालाइज। ओके, लाइक वी आर प्रिपेयरिंग प्रोजेक्ट रिपोर्ट फॉर द क्लाइंट्स, DPR फॉर सबमिटिंग टू द बैंक, तो हम लोग भी उसको एनालिसिस कर लेते हैं। ओके, ओके, ठीक है ना, तो तो वो तो काफी चीपली हो जाएगा मेरे हिसाब से, 1.5 लाख की बजाय, और कम नहीं सर, हम लोग भी चीप नहीं है। इट इज़ बेटर, इट इज़ एडवाइजेबल कि आप DPR बना के बैंक को अप्रोच करें एंड वहाँ से आप TB कराएं। अच्छा, एक चीज़ और सर, ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स के अंदर जैसे जनरली परसेप्शन यही है कि फंडिंग बहुत इजी नहीं होती है, मतलब मार्केट परसेप्शन तो यही बना हुआ है। आपने बोला इजीली हो जाती है, थोड़े से चैलेंजेस हैं, वो चैलेंजेस क्या हैं? सर चैलेंजेस के अंदर आप मान लीजिए प्रोमोटर का बैकग्राउंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है ना, अब मैं एक कोल्ड स्टोरेज सेटअप कर रहा हूँ, ठीक है ना, अब बड़े सारे चैलेंजेस मेरे साथ आते हैं कि आई एम नॉट अ टेक्निकल पर्सन, आई डोंट एक्सपीरियंस ऑफ सेटिंग अप, आई एम नॉट फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड। तो बैंक ये देखता है कि ही इज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिसिंग थ्रू 20 ईयर्स और 25 ईयर, पर इसको बिजनेस का एक्सपीरियंस नहीं है, तो हाउ यू विल डू। सो आपको उसको मिटिगेंट करने के लिए तो मैंने टेक्निकल पर्सन हायर करे हुए हैं, दैट इज माई मिटिगेंट, कि एक कोई पर्सन है या कोई इंजीनियर है और एनी प्रोफेशनल पीपल दोज हु हैव द एक्सपीरियंस ऑफ रनिंग कोल्ड स्टोरेज फॉर 15 ईयर्स, मैंने उसको हायर कर दिया, तो मेरा वो मिटिगेंट हो गया। ठीक है, चैलेंजेस वाज देयर एंड द मिटिगेशन आल्सो देयर। ठीक है, मतलब इसमें एक तरह से बात बोलूँ तो प्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बैंक के क्वेश्चंस हैं, आपको उनके आंसर चाहिए। नॉट एग्जैक्टली प्रेजेंटेशन सर, ये दीज आर द फैक्ट्स, यू कैन दीज आर द फैक्ट्स। सर मैं एक प्रोजेक्ट लगा रहा हूँ, नॉट ओनली बैंक, मेरा भी पैसा लग रहा है, तो आई मस्ट बी हैविंग सम टीम ऑफ पीपल दोज हु कैन वर्क फॉर मी। करेक्ट। अच्छा, इसमें एक चीज़ और बताएं सर कि सबसे ज़्यादा जो ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट रिजेक्ट होते हैं उसका रीज़न क्या है? सर प्रोमोटर का मुझे लगता है मेजर जो है ना, प्रोमोटर का लैक ऑफ एक्सपीरियंस। कई कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे कोलेटरल सिक्योरिटी के भी चैलेंजेस आ जाते हैं। कई बारी प्रोमोटर के छोटे छोटे रीजंस होते हैं जो ऑलरेडी जिस ट्रेड के अंदर हैं वहाँ पे दे आर नॉट डूइंग एक्सट्रीमली वेल, ठीक है ना, उनके जो पिछले फाइनेंशियल्स हैं दे आर नॉट वेरी साउंड। इसमें ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स के अंदर जो गवर्नमेंट स्कीम है, जैसे CGT MSME है, CGSS है, या कोई और दूसरी स्कीम है, उसके तहत भी फंडिंग होती है क्या? हो जाती है, लेकिन बैंक जनरली प्रेफर कि कुछ सिक्योरिटी दे दे। अगर द क्लाइंट इज ए द पर्टिकुलर बोरोवर इज एग्जिस्टिंग क्लाइंट ऑफ ए पर्टिकुलर बैंक, बहुत आसानी से बैंक कर देगा। ओके, बहुत आसानी से कर देगा। आप एकदम से 5 करोड़ बैंक के पास लेने जा रहे हो, यू डोंट हैव एनी कोलेटरल सिक्योरिटी या कुछ आपके बैक नॉट प्रॉपर्ली बैक्ड बाय एनी सिक्योरिटीज, तो बैंक थोड़ा सा उसके अंदर रिलेक्टेंट होता है,
तो इफ़ यू प्रोवाइड 50%, 30% एंड द प्रोजेक्ट इज़ वेरी गुड तो बैंक कर देता है। एक चीज़ और थी सर इसमें कि अभी ऐसे बहुत सारे ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स हैं जिनके अंदर आदमी स्टार्ट करके एक सर्टेन पॉइंट तक आ गया है, मतलब वो ग्रीनफील्ड तो नहीं रहा, बिजनेस को 2 साल 3 साल हो गए हैं, सेल्स अभी 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ पहुंच गई है, नाउ ही वांट टू एक्सपेंड। अब वो बैंक के पास जाता है, उसके पास कोलेट्रल नहीं है, उस सिनारियो में क्या उसको ग्रीनफील्ड ट्रीट करेंगे? नहीं सर, उस सिनेरियो में उनको बिल्कुल ग्रीनफील्ड नहीं ट्रीट करेंगे, बिकॉज द प्रोजेक्ट हैज ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड ओके एंड दे हैव अचीव्ड पर्टिकुलर टर्नओवर, उन्होंने बिजनेस किया है। नाउ द बैंक हैज टू लुक इनटू, जब आपने ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट लगाया, व्हाट वाज योर एस्टिमेशन? आपने कहा मेरे को 5 करोड़ रुपया दे दो, मेरा 3 करोड़ मशीनरी के लिए, लैंड के लिए, 2 करोड़ रुपया मेरा वर्किंग कैपिटल के लिए, एंड 2 करोड़ रुपए वर्किंग कैपिटल का असेसमेंट जनरली 20% ऑफ योर टर्नओवर होता है, और आपने वहां पे टर्नओवर अचीव करी 1 करोड़ रुपया, बैंक नहीं देगा। 2 करोड़ गया कहाँ? दैट मीन्स द मनी हैज लॉस्ट समवेयर। करेक्ट करेक्ट। आपने 10 करोड़ की जगह आपने 7-8 करोड़ भी अचीव कर लिया, दैट इज जस्टिफाइड, दैट इज जस्टिफाइड, दैट इज जस्टिफाइड, बैंक आपको करेगा ना सर। एक और इसमें सर, एक आफ्टर पैंडेमिक के बाद 2020 के बाद ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट की फंडिंग में क्या चेंज आया है? सर पैंडेमिक के बाद एज सच देखो एकदम इमीडिएट प्रोजेक्ट्स लगे नहीं पैंडेमिक के बाद, ओके, विद इन 1 ईयर 2 ईयर, अपार्ट फ्रॉम सम फार्मास्यूटिकल, ठीक है, सिरिंजेस और आपके ये मास्क और सैनिटाइजर, इस टाइप के प्रोजेक्ट आपके लगे, या फार्मा रिलेटेड प्रोजेक्ट लगे, और जनरल जो नॉर्मल प्रोजेक्ट्स थे वो थोड़े से स्टैग्नेंट थे। अभी पिछले 2 साल 2.5 साल से अगेन पिकिंग अप। ओके, तो कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो OEMs टाइप हैं, जो डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड प्रोजेक्ट है, वहाँ पे काम बहुत अच्छा हो रहा है इंडिया के अंदर, वहाँ बैंक इजीली फंडिंग कर देगा आपको। ओके, मतलब मैक्रो जो इंडस्ट्री देश में और दुनिया में बढ़ रही है, आप उसमें जाइए तो आपको फंडिंग इजीली मिल जाएगी, क्योंकि उस सेगमेंट में दम है। एग्जैक्टली। ओके, एक और चीज़, जब कोई ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट लगाने जा रहा है तो अक्सर उसके दिमाग में एक आइडिया होता है, वो फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर होता है, क्योंकि सेकंड जनरेशन एंटरप्रेन्योर के पास तो एक्सपेंशन या फिर इंटीग्रेशन की बात आ जाती है। अभी ये पॉडकास्ट हमारा एक लड़का है जिसकी उम्र 25 से 30 साल के बीच में है, या वो जॉब में है, जॉब स्विच करके या वो सोच रहा है कि खुद का कुछ करते हैं। ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट में या उसके बारे में सोचने से भी पहले उसको क्या स्टेप्स लेने चाहिए, वो क्या क्या होते हैं? सर जैसे मान लीजिए आपने कहा आपका एक लड़का है जो पॉडकास्ट का काम कर रहा है, ठीक है ना, वो किस बिजनेस में आना चाह रहा है, ठीक है, इफ दिस इज रिलेटेड टू एक्सपैंडिंग द बिजनेस ऑफ पॉडकास्ट, उसको एक्सपीरियंस है, तो उसकी फंडिंग रिक्वायरमेंट क्या है? वो मुझे बोले कि मुझे पूरे हिंदुस्तान में पॉडकास्ट करना, मुझे 10 करोड़ रुपया दे दो, नहीं मिलेगा। वो कहता है कि मेरे इक्विपमेंट कॉस्ट, ये मशीनरी कॉस्ट, ये सारी चीजें मिला के मुझे 20 लाख रुपया चाहिए। मुद्रा स्कीम है ना सर, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, बैंक देगा ना उनको। मतलब अगर आप प्लानिंग करो तो पहला तो आप अपनी रिक्वायरमेंट से ही समझ लो, रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्लानिंग कर रहे हो, आपको बैंक ने 20 लाख दिया, आप 6 महीने 1 साल काम कर रहे हो, बैंक की EMI पे कर रहे हो, बैंक अगेन विल गो फॉर 50 लाख, वो CGTMSE पे कवर कर देगा आपको। ओके, दिस काइंड ऑफ वी आर हैविंग दिस काइंड ऑफ एग्जांपल्स। ओके, सेकंड चीज, इसमें एक ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट में जानता है जब कोई आदमी अप्लाई करता है तो उसमें डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या लगता है बैंक को? सर डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आपका सबसे पहले तो आपका DPR बोलते हैं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट हो गई, ठीक है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट के साथ प्रोमोटर्स के बैकग्राउंड या उनके अगर कोई पास्ट बिजनेसेस रहे हैं तो उनके पूरे फाइनेंशियल्स आपके लगेंगे। आपने कोई लैंड खरीद रहे हो, ठीक है ना, आपने बयाना कर दिया, वो एग्रीमेंट लैंड के प्रॉपर्टी के पूरे चेंज चाहिए, ठीक है, आप कंस्ट्रक्शन करोगे उसके अंदर तो आपको कंस्ट्रक्शन का एस्टीमेट चाहिए कंस्ट्रक्शन का, आप मशीनरी या तो डोमेस्टिक ले रहे हो या इंपोर्टेड ले रहे हो तो यू रिक्वायर कोटेशन फॉर दैट, ठीक है। तो इस तरीके की, या आपने कोई पर्टिकुलर एरिया के अंदर आप इंडस्ट्री लगा रहे हो तो वहाँ के जो लाइसेंस परमिशंस आपकी रिक्वायरमेंट है वो आपको चाहिए, ठीक है। इफ ऑल दिस डॉक्यूमेंट्स आर प्लेस तो बैंक कैन इजीली व्यू दैट, ठीक है। कोलेट्रल के फॉर्म में बैंक क्या क्या एक्सेप्ट करता है? कोलेट्रल के फॉर्म में बैंक, देखिए जो ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट के अंदर थोड़े चैलेंजेस जो मैं आपको बता रहा हूँ जो आते हैं ना, कि प्रोमोटर ने एक लैंड खरीदी, ठीक है ना, वो लैंड की कॉस्ट है 5 करोड़ रुपए की, ठीक है। अब वो बैंक से लोन के लिए जा रहा 10 से 15 करोड़ रुपए का, तो इन दैट पर्टिकुलर केस बैंक कहता है इफ़ यू आर हैविंग एन एक्सपीरियंस या सारी चीज़ें अगर आपकी है तो बैंक आपको उसके अलावा 2-3 करोड़ की कोलेट्रल देके लोन कर देगा आपको ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट। अगर आपका पास्ट एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं है या आप बिल्कुल नए प्रोजेक्ट में आ रहे हैं तो बैंक फिर आपको
या कोई भी प्रॉपर्टी के फॉर्म में आप दे दें, लिक्विड एफडी के फॉर्म में दे दें, LIC पॉलिसीज के फॉर्म में दे दें, इस तरह LIC पॉलिसी भी ले लेते हैं? हाँ हाँ लेते हैं, बिल्कुल लेते हैं। ओके। यहाँ शॉर्टफॉल पड़ रहा है, बैंक ने कहा कि आपको 40% की कोलेटरल चाहिए या आपको 100% कोलेटरल चाहिए, जहाँ आपकी कोलेटरल सिक्योरिटी 80% कवर हो गई, अब आपकी LIC पॉलिसी की सरेंडर वैल्यू है वो ले लेगा, ठीक है ना, आपके पास कोई FDs है वो ले लेगा बैंक। ठीक, एक क्वेश्चन और था सर इसमें कि जो प्राइमरी और सेकेंडरी कोलेटरल का फंडा रहता है ये क्या है? सर प्राइमरी कोलेटरल जो है, जिस कोलेटरल के जिस सिक्योरिटी के ऊपर बैंक फंडिंग कर रहा है आपको, दैट इज योर प्राइमरी कोलेटरल। ठीक है। लाइक आप वर्किंग कैपिटल ले रहे हो बैंक से, या मशीनरी के लिए लोन ले रहे हो, या कंस्ट्रक्शन के लिए ले रहे हो, आपने वर्किंग कैपिटल लिया तो देन योर प्राइमरी सिक्योरिटी विल बी योर स्टॉक एंड बुक डेट। ठीक है। आपने लैप लिया, योर प्राइमरी सिक्योरिटी योर प्रॉपर्टी। करेक्ट। आपने पैकिंग क्रेडिट लिया बैंक से, एक्सपोर्ट फाइनेंस, तो आपका स्टॉक, और आपने बिल परचेज करा लिया तो आपका बिल विल बी योर बैंक्स प्राइमरी सिक्योरिटी। करेक्ट। कोलेटरल सिक्योरिटी वो हुई जो सिक्योरिटी उस प्राइमरी सिक्योरिटी को ओवर एंड अबव दैट प्राइमरी सिक्योरिटी कवर। तो ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट के अंदर इट इज मैंडेटरी? सर देखिए, कोई थंब रूल कहीं पे भी ना, गाइडलाइंस नहीं है, इट इज मैंडेटरी। तो बैंक ऑलवेज वुड लाइक टू कवर देमसेल्फ एनफ। ओके। लुकिंग एट द वेरियस पास्ट एक्सपीरियंस, प्रोजेक्ट फेल हो गए, लाइक आप अगर देखो जो सोलर के प्रोजेक्ट बहुत आए थे, हाँ। लोगों ने प्रोजेक्ट कॉस्ट बढ़ा दी। हाँ। जनरली 1 मेगावाट की कॉस्ट 5 करोड़ आ रही है, लोगों ने 10-10 करोड़ का मेगावाट का प्रोजेक्ट बैंक को शो किया, हाँ। और उस पर फंडिंग लेके चले गए, हाँ। और वो प्रोजेक्ट स्टार्ट भी नहीं हुए, कुछ ऐसे भी हैं, फंड डाइवर्जन हो गया, वो इस तरीके की चीज़ों के अंदर बैंक फिर दे वुड लाइक टू कीप देमसेल्फ वेरी सिक्योर्ड। हाँ करेक्ट, वो सही भी है, इस तरह गलत काम करोगे तो फिर राइट भी है उनका। सर बैंक का ना कोलेटरल का कभी पर्पस नहीं होता। हाँ। बैंक को तो बिजनेस को फंडिंग करता है, करेक्ट। ठीक है ना। कोलेटरल बैंक इसका क्या लेता है, टू कवर द सिक्योरिटी, टू कवर द डेट। करेक्ट। करेक्ट। ठीक है ना, कि कल को ये पैसा देने में अगर ये व्यर्थ हो गया, ये मतलब फेल हो गया, तो वी कैन सोल्ड दैट प्रॉपर्टी एंड रिकवर द ड्यूज। रिकवर द। एक्चुअली इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी कोलेटरल का पूछने का क्वेश्चन ये था, पर्पस ये था मतलब कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास प्राइमरी कोलेटरल तो है, सेकेंडरी कोलेटरल नहीं है, इस वजह से वो ये इसके एग्जांपल आप देंगे, प्राइमरी कोलेटरल है, सेकेंडरी नहीं। अभी एक केस था सर, हमारे एक क्लाइंट थे, वो बेसिकली सोलार जो अपने पैनल्स होते हैं उनकी प्रोडक्शन की यूनिट डालना चाहते हैं। इससे पहले वो एग्रीकल्चर सेगमेंट में थे, ठीक है, इस लाइन में उनको आना था। तो उनके पास क्या था, एग्रीकल्चर लैंड है मोस्टली, उनके पास जो गाँव में अपने घर वगैरह वो हैं। अब बैंक को जो वो लैंड दे रहे हैं एग्रीकल्चर उन्होंने डाइवर्ट कराई हुई है, वो दे रहे हैं, है ना, एनए कराया हुआ है, वो दे रहे हैं। अब बैंक बोल रहा है इसके अलावा हमको एक और कोलेटरल चाहिए। नहीं, उस पर्टिकुलर स्पेस पे वो प्रोजेक्ट लगा रहे हैं सोलर का, करेक्ट, दैट बिकम प्राइमरी सिक्योरिटी। प्राइमरी सिक्योरिटी उनका कहना ये है कि इसके अलावा मेरे पास कुछ और है नहीं। तो उसमें आप सर ये देखो कि वो प्राइमरी सिक्योरिटी की वैल्यू कितनी है आपकी। जैसे मान लीजिए मैं बात करूं, उनकी जो प्राइमरी लैंड है उसकी वैल्यू तो बहुत है, टेंटेटिव मतलब मोर देन 20 CR होगी। और लोन कितना ले रहे हैं? लोन तो बहुत छोटा सर, 5 करोड़ रुपए की है। सर हो जाएगा, कोई उसमें चैलेंज नहीं है सर इसके अंदर। तो बट फिर सर ये सर अगर प्राइमरी सिक्योरिटी सफिशिएंट टू कवर योर रिस्क, हाँ, प्राइमरी सिक्योरिटी इन फॉर्म ऑफ लैंड हाँ, या प्रॉपर्टी है, हाँ, ठीक है ना, अगर इट इज सफिशिएंट टू कवर योर यू नो द डेट अमाउंट, तो फिर आपको नहीं चाहिए कोलेटरल सिक्योरिटी। बट बैंकर्स उसको सर इंसिस्ट बैंक मांगता, आप बैंक को कन्विंस करो ना सर। अच्छा, उसके लिए आपकी एक्सपर्टीज लगेगी। ठीक है, राइट। जहाँ सर देखिए स्टॉक है ना, स्टॉक कैन बी, कभी भी पार्टी स्टॉक बेच के रातों रात चली जाएगी, हाँ, मशीनरी है निकाल के चली जाएगी, करेक्ट। तो उस केस में बैंक कोलेटरल सिक्योरिटी प्रेफर करता है ओके, कि हमें कोलेटरल चाहिए, स्टॉक तो रातों रात बिक जाएगा। एक क्वेश्चन और था, सेकेंडरी कोलेटरल में ये लोग एफडी या इंश्योरेंस पॉलिसी वगैरह नहीं लेते क्या? बिल्कुल लेते हैं, एक्सेप्ट करते हैं? बिल्कुल लेते हैं। मेरे तो कुछ ऐसे केसेस भी हमने देखे हैं जिसके अंदर बैंक ने लाइक, अभी मेरा एक क्लाइंट का केस हुआ था, तो ही डजंट हैव एनी प्रॉपर्टी, उसके बैंक में एफडीज वगैरह थी कुछ, तो उसका 5 करोड़ रुपए की फंडिंग हुई थी, ठीक है ना, छोटी प्रॉपर्टी दी थी 40 लाख रुपए की, और बैंक ने कहा 50% कोलेटरल दे दो हमें, तो उसने 2 करोड़ रुपए की एफडी करा दी थी बैंक के पास, ओके, 5 करोड़ की फंडिंग ली। वेरी गुड। नाउ मूव टू द नेक्स्ट थिंग, जो स्कीम्स है सर जिनके तहत इन ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स को किया जा सकता है, वो कौन कौन सी स्कीम्स हैं? सर ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट के लिए जैसे आप जो छोटा प्रोजेक्ट है तो CGTMS स्कीम है, ठीक है। अगर आपका थोड़ा और बड़ा है तो वो एक स्टार्टअप इंडिया स्कीम, मेक इन इंडिया स्कीम है, 10 करोड़ तक का टप्स है, ठीक है ना। ये आप छोटे प्रोजेक्ट के लिए, अगर आप बड़े प्रोजेक्ट में जाएं तो फिर नॉर्मल आपका जो बैंकिंग चैनल है वही अप्लाई होता है, जो बैंक के सिस्टम्स है वही अप्लाई होता है। CGTMSME स्कीम जो है वो क्या है?
सर CGTMS स्कीम ना बेसिकली बैंक को सिक्योर करने के लिए गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली है कि छोटे बोरवर या जो MSME बोरवर है उनके पास कई बार कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं होती है, बट दे आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल और उनको पैसे की रिक्वायरमेंट है। तो बैंक ने एक इंश्योरेंस कवर दे दिया, गवर्नमेंट ने बैंक को एक इंश्योरेंस कवर दे दिया कि आप इसको 2 करोड़ रुपए का आप लोन दे रहे हो, तो द गवर्नमेंट इज चार्जिंग सम फी रेंजिंग फ्रॉम 0.6% टू 1%। तो वो फी लेके बैंक गवर्नमेंट गिव गारंटी ऑफ दैट पर्टिकुलर लोन। अगर वो नहीं बैंक का लोन चुका पाता है तो उस केस में CGTMSE से वो लोन रिकवर हो जाता है। ओके, इसमें तकरीबन अभी जो हमारे एक पास्ट गेस्ट थे उन्होंने बताया 75% तकरीबन गवर्नमेंट कवरेज देती है लोन अमाउंट का। ओके, एक और चीज़ मुझे बताइएगा सर कि एक हम लोग अभी ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट से निकल के आगे आते हैं मेजर SME के काम में, विच इज़ वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल के अंदर एक चीज़ होती है ड्राइंग पावर, DP। मैंने अक्सर ये बहुत लोगों के साथ ये देखा है, उनकी DP नहीं बनती है। बड़ा चैलेंज होता है सर एक ना GP का ना क्लाइंट को या कंसल्टेंट को ना फॉर्मूला पता होता है, वो दे शुड वर्क ऑन दैट। और एक बड़ा आपको ना लकूना मैं बताता हूँ उसके अंदर DP कैलकुलेशन के अंदर, जो बैंकर्स को भी मुझे लगता है कि मैंने बड़े स्टॉक ऑडिट मैंने करे हैं क्लाइंट्स के, आई केम अक्रॉस वेरियस क्लाइंट्स, ठीक है ना। तो क्रेडिटर्स की फिगर आपको माइनस करनी पड़ती है स्टॉक एंड डेटर से, करेक्ट, ठीक है। मार्जिन है, क्या फिगर आप माइनस करोगे क्रेडिटर की? आपकी बुक्स के अंदर 2 करोड़ के क्रेडिटर है, तो बैंक सीधा 2 करोड़ रुपये माइनस कर देता है। करेक्ट, एज पर RBI गाइडलाइंस आपने अगर अपनी प्रोजेक्शंस में जब CMA डाटा बैंक में दिया, आपने बोला मेरा क्रेडिटर 1.5 करोड़ होगा एज ऑन 31/3/2025, 26, अभी मान लो 25 खत्म हो गया 26 में, और आपने लोन ले लिया, तो आपका DP कैलकुलेशन के टाइम पे क्रेडिटर्स का फिगर 2 करोड़ माइनस नहीं होगा, ओनली 50 लाख माइनस होगा। वाई सर वो आपने प्रोजेक्शन में ऑलरेडी दिया हुआ है, मतलब RBI गाइडलाइंस। और बैंक्स क्या करते हैं जबकि उल्टा? सर बैंक ऑडिटर सारे यही लोग कर रहे हैं, ठीक है ना। आपका डेटर अप टू 90 डेज ले लिया, या डेज प्रिस्क्राइब बाय बैंक 90 और 120 डेज, ठीक है ना, प्लस आपका स्टॉक ले लिया, उसमें से क्रेडिटर्स माइनस कर दिया जो बुक्स में आ रहे हैं, ओके, ठीक है ना। उसके बाद बैंक 25% या 40% जो मार्जिन है वो निकाल के आपका, या ऑब्सोल्यूट स्टॉक हो गया, डेटर्स मोर देन 90 डेज है। लेकिन क्रेडिटर्स के केस में सर RBI की गाइडलाइंस है, आपको जो आपने प्रोजेक्शंस में क्रेडिटर्स दिखाए हुए हैं वो क्रेडिटर्स आपको काउंट नहीं करने हैं। एक चीज़ और इसमें आप ये बताइएगा, इस तरह की जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं जिनकी DP नहीं बन पा रही है या और भी कोई बैंकर्स इशू बता रहे हैं, क्या करें वो, इनसे कैसे रिजॉल्व करें? सर देखिए DP नहीं बनने का ना रीज़न क्या होता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। जब आपने ना अपनी जब लोन लेने के टाइम पे आपने प्रोजेक्शन करी तो माई डेटर्स विल बी सो एंड सो, दिस विल बी सो एंड सो, DP क्यों नहीं आती है? समटाइम्स आपने सेल प्रोजेक्शन करी 10 करोड़ रुपए की और आपकी सेल हो गई 6 करोड़ रुपए, और आपके डेटर से रिकवरी नहीं हो पा रही, तो उस केस में आपकी DP डाउन हो जाती है, ठीक है ना। या आपने स्टॉक की फिगर प्रॉपर कैलकुलेट नहीं कर पा रहे आप, तो आपकी DP डाउन हो गई, आपके क्रेडिटर्स हाई हो गए। तो सर आपको ना बड़ी प्लानिंग के साथ, अभी सर आप देखो DP के कैलकुलेशन के अंदर मैं आपको बहुत अच्छा एक इनपुट देना चाहूँगा, जो अभी इनकम टैक्स एक्ट में एक अमेंडमेंट आया था सेक्शन 43H, उसके अंदर गवर्नमेंट ने बोला कि MSME को 45 दिन के अंदर पेमेंट करना कंपलसरी है, ठीक है। तो सर आपके डेटर्स 90 डेज से ऊपर हो ही नहीं सकते। करेक्ट, बट एक्चुअली तो सर हैं, ये आप भी जानते हैं, एक्चुअल में हैं, तो सर आपको फिर वो रिकोर्स लेना है ना। वो रिकोर्सेस क्या क्या ले सकता है एक SME? सर रिकोर्स के लिए आप कंप्लेन करो। कहाँ कंप्लेन करना रहेगी ये? वो सर MSME पोर्टल के थ्रू इसका कंप्लेन का है, पोर्टल्स इनके अंदर। ओके, एग्जैक्टली, आई डोंट हैव मच आइडिया अबाउट दैट, पर उसके अंदर कंप्लेन मैकेनिज्म है। मतलब जिसका आप अपने वेंडर को लेटर लिखो कि वी आर SME एंड कवर्ड अंडर सो एंड सो स्कीम एंड एज पर सेक्शन इतना इतना आप हमें पेमेंट करो। अगर उसका सर एक और, जैसे मान लीजिए कोई वर्किंग कैपिटल ले रहा है, ठीक है ना, उसकी जगह अगर वो ट्रेड स्कीम में अपने बिल डिस्काउंटिंग कराता है तो दैट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर द क्लाइंट। उसमें सर क्या होता है कि जैसे आप एक मैन्युफैक्चरर हो या ट्रेडर हो, यू आर सप्लाइंग गुड्स टू BBB रेटेड कंपनी, BBB एंड अबव रेटेड कंपनी,
ठीक है ना, आपको वर्किंग कैपिटल लेनी ही नहीं चाहिए, इट शुड बी वेरी लेस। व्हाट इज दिस बिल डिस्काउंटिंग एक्चुअली? वो बिल डिस्काउंटिंग क्या होता है सर, ट्रेड्स पोर्टल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। आप ट्रेड्स पोर्टल के अंदर अपने आप को लॉगिन करो, ठीक है ना, लॉगिन करके सर्टेन पैरामीटर्स आर देयर, आप उसके अंदर जाओ, फुलफिल करो सारा, आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन, आपका जीएसटी, तो यू गॉट रजिस्टर्ड देयर। अब आपने टाटा को माल बेचा, 2 करोड़ की आपकी इनवॉइस है, इधर आप वर्किंग कैपिटल से डेटर्स फाइनेंस लोगे, ठीक है ना, या आप वो इनवॉइस डिस्काउंट कराओगे। आपने जैसे पोर्टल में अपना बिल अपलोड किया, तो उसके अंदर सारे गवर्नमेंट नेशनलाइज बैंक, इधर कुछ एनबीएफसी प्राइवेट बैंक्स भी उस पोर्टल्स के अंदर है। ओके, इमीडिएटली दे स्टार्टेड एक्टिंग ऑन दैट बिल। ओके, टाटा ओके, वो उसके अंदर आपको मैसेज दे देंगे, दिस बिल विल डिस्काउंटेड एट अ कॉस्ट ऑफ 8.40%। ओके, रिजेक्ट आपने किया, आपको पंजाब एंड सिंध बैंक का ऑफर आया 8.35%, आपने ऑप्ट कर लिया, पंजाब एंड सिंध बैंक विल डिस्काउंट दैट बिल और वो आपके खाते में पेमेंट कर देगा। नाउ दे विल रिकवर फ्रॉम टाटा। ओके, आपको देना, आपके बुक्स में डेटर्स खत्म हुए ना सर। अच्छा, एक क्वेश्चन और भी है सर इससे जो निकल के आ रहा है कि जिनकी रेटिंग नहीं हो रखी, क्योंकि एसएमई का एक बड़ा मार्केट ऐसा है जहां पर वो एसएमई को ही दे रहे हैं जो कि रेटेड नहीं है सर, उसके लिए भी और भी बड़े फैक्टरिंग और भी बड़े प्राइवेट जो वो ऑर्गेनाइजेशन है, दे आर रजिस्टर्ड विद आरबीआई और सम, तो दे आर आल्सो डूइंग इट। मतलब उसके लिए भी ऑप्शंस हैं? उसके लिए भी ऑप्शंस है, मतलब बिल डिस्काउंटिंग इज अ वेरी गुड ऑप्शन। वेरी वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड ऑप्शन। वर्किंग आज हमारे हिंदुस्तान में जो सीसी लिमिट का कॉन्सेप्ट है वो आई थिंक हिंदुस्तान में है। आप दुबई चले जाओ, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल बिल डिस्काउंटिंग। अच्छा, ग्लोबली एग्जिस्ट नहीं करता? बहुत जगह नहीं है, मतलब मैं दुबई, आई हैव ट्रैवल्ड दुबई फॉर फाइनेंसिंग ऑप्शंस, तो वहाँ मैं जब एक क्लाइंट का प्रपोजल लेके गया, वो तो गवर्नमेंट बैंक में ही था वहाँ पे, एसबीआई एंड बैंक ऑफ इंडिया, तो मैं तो अपना प्रपोजल पूरा वर्किंग कैपिटल के फॉर्मेट में सीए में डाटा सब बना के ले गया, तो आई डिड नॉट हैव एनी आइडिया, सो दे स्टार्टेड लाफिंग, ये क्या है, दिस इज नॉट इंडिया। तो आप अपना बताओ कि हम इसको जो इनके सेल्स है उसके बिल्स को, इनवॉइस को हम डिस्काउंट कर देंगे। ओ तेरी की। अच्छा, LC is there, SBLC is there। इसमें सर एक चीज़ और आप बताइएगा कि ये जो बिल डिस्काउंटिंग होती है, ये वर्किंग कैपिटल का बहुत अच्छा रिप्लेसमेंट है। बहुत अच्छा रिप्लेसमेंट है ना? तो इसमें सर एक जैसे डीपी वाली जब आप बात कही ना आपने, जैसे जो एमएसएमई हैं जिनकी टर्नओवर 20-30 करोड़ की है, इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर द सीसी लिमिट, आई विल एडवाइज देम कि आप उस स्कीम में जाओ ही मत, आप जीएसटी ई स्कीम है उसमें फाइनेंस लो। व्हाट इज दिस सर? जीएसटी स्कीम क्या होती है, जैसे पंजाब एंड सिंध बैंक, कैनरा बैंक, कुछ बैंकों में ये प्रोडक्ट है, तो व्हाट दे डू, वो आपके फाइनेंशियल को प्रॉपर तरीके से एनालाइज करते नहीं, लास्ट बैलेंस शीट या रेटिंग वेटिंग का मॉडल ही नहीं है उसमें, ठीक है ना, वो आपकी लास्ट 12 मंथ्स की जीएसटी रिटर्न देखते हैं। से यू आर सिटिंग ऑन सितंबर, ठीक है ना, आपको वो सितंबर से लेके पिछले अक्टूबर तक, 1 अक्टूबर से 30 सितंबर की जीएसटी रिटर्न आपकी चेक करेंगे, ठीक है, उसमें आपकी टर्नओवर है 10 करोड़ रुपीज़, ठीक है, वो उसको आगे 25% का उसके अंदर वो लगा लेते हैं कि 25% एक्सपेंशन होगा, ग्रोथ होगी बिजनेस में, 12.5 करोड़, 12.5 करोड़ का 25% आपको फाइनेंस कर देते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड। सर वो कोलेटरल एंड अदर पैरामीटर्स जो भी होता बैंक का वो है, तो आपको सर ना तो फाइनेंशियल रेशियोज देखने की जरूरत है, ठीक है ना आपको प्रॉपर डेट इक्विटी रेशियो ये मेंटेन करने की जरूरत है। वो वर्किंग कैपिटल के सर प्योर वर्किंग कैपिटल है, प्योर वर्किंग कैपिटल, वंस इन अ ईयर यू हैव टू सबमिट द स्टॉक स्टेटमेंट, दैट्स ओनली। सीसी रहेगी, ओडी रहेगी? वो ओडी रहेगी। अमेजिंग। मतलब ये प्रोडक्ट तो ऐसे हैं, मुझे लगता है बहुत सारे लोगों के, इट्स अ वेरी हॉट प्रोडक्ट, वी आर सजेस्टिंग आवर क्लाइंट्स टू ऑप्ट फॉर दिस प्रोडक्ट ओनली। जिनकी 5 करोड़ तक की फंडिंग है, हम उनको ये एडवाइस करते हैं आप अभी ले लो। इसमें सर एक चीज़ और बताइएगा, कई एसएमईज़ का ऐसा मानना है कि जब बैंक्स हमको फ्री में सारी चीज़ें प्रोवाइड करा रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं, तो हम किसी कंसल्टेंट को क्यों अप्रोच करें या किसी की प्रोफेशनल की सर्विसेज क्यों लें, क्यों पे करें? सर प्रोफेशनल की सर्विसेज ना बेसिकली अगर क्लाइंट अपना कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करेगा ना, तो प्रोफेशनल अपनी फीस खुद निकाल लेता है। हाउ? मैं आपको बताता हूँ सर, उसकी ना पूरी स्ट्रेटेजी डिज़ाइन होती है, उसको कितनी फंडिंग चाहिए, उसके कैश फ्लो कैसे होंगे, उसके आने वाले 6 महीने बाद उसका क्या वर्किंग है, ठीक है ना, सारी वर्किंग कर ले। कंसल्टेंट इंटरनल रेटिंग शॉर्ट कंसल्टेंट डिज़ाइन करता है, इसके रेशियोज़ कितने हैं, इसको कितनी फंडिंग मिल सकती है, हाउ टू इम्प्रूव द बैलेंस शीट, या अगर आपकी बैलेंस शीट में कोई डेफिशिएंसी है तो वो आपको इम्प्रूव करा के बैंक में लेके जाता है कंसल्टेंट। एक क्वेश्चन उसमें सर एक मिनट सर,
तो वो जब आपको बैंक पे इस तरीके से लेते जाता है तो आपकी रेटिंग, जो इंटरनल रेटिंग है बैंक की, वो इम्प्रूव होती है और आपको ½ भी बैंक का इंटरेस्ट के अंदर आपको अच्छा। मिल जाता है, ठीक है ना, आपकी कॉस्ट निकल गई। और उसके बाद देयर आर वेरियस कंसेशंस अवेलेबल कि प्रोसेसिंग फी में कंसेशन दे दो, ठीक है ना। हाँ, कोई जो TV कस्टमर charges डायरेक्ट में- कभी निगोशिएट ही नहीं कर पाएगा। निगोशिएट करता ही नहीं है। करेक्ट। वो देने के बाद भी अगर कस्टमर को 25-30 पैसे एक्स्ट्रा भी पड़ रहा है तो वो फिर कस्टमर की वो पोस्ट डिसबर्समेंट सर्विसेज भी मिलती हैं कि आपकी डीपी ठीक नहीं निकली, आपकी ये प्रॉब्लम है, आप इसको ठीक करो, आप उसको ठीक करो। और जो पेनल्टीज लगती हैं वो अलग बचती हैं। वो बच जाती है सर। हेफ्टी पेनल्टी फॉर नॉन सबमिशन ऑफ स्टॉक स्टेटमेंट एंड रॉन्ग सबमिशन ऑफ स्टॉक स्टेटमेंट। ये सर पेनल्टीज के ऊपर हम थोड़ा सा अगर मैं आपसे बात करूं तो अगर मान लो किसी की 10 करोड़ की लिमिट है और उसने केवल पेनल्टीज लग गई उसको, तो तकरीबन कितना लॉस होगा उसको? सर आप 2% लगा रहे हो सीधा सीधा। 2%? 2% ईयरली है ना, 20 लाख रुपए पेनल्टी होगी सर। तो मेरे हिसाब से किसी कंसल्टेंट की फीस 20 लाख रुपए तो नहीं बैठती होगी। वाह। एक और इम्पोर्टेंट इससे रिलेटेड क्वेश्चन जन्म लेता है, वो ये होता है कि किसी भी अच्छे कंसल्टेंट को कैसे चेक किया जाए या परखा जाए एक एसएमई की दृष्टिकोण से कि मैं इनको हायर करूं या नहीं करूं? सर देखो, जब तक आप या तो आप अपनी जो नेटवर्क है आप यहाँ से निकालो, दैट इज द बेस्ट सॉल्यूशन। आप गूगल से भी निकाल सकते हो, ठीक है ना, आप बैंकर को भी पूछ सकते हो, ठीक है, या जो आपके एग्जिस्टिंग बिजनेसमैन है उन लोगों ने कहाँ से किस कंसल्टेंट को हायर करके काम किया, वो भी कर सकते हो। ओके, ठीक है बट अगर कुछ पैरामीटर्स की हम बात करें तो वो क्या हो सकते हैं? सर देखिए, बीइंग ए चार्टर्ड अकाउंटेंट मैं तो सबसे पहले बोलता हूँ भैया सीए को हायर करो। नहीं, ओके, ठीक है, सीए में भी क्या-क्या देखना अपार्ट चाहिए? फ्रॉम सर जो सीए ना ये कंसल्टेंसी करता, आप उन्हीं को हायर करो। देयर आर सीएस हैविंग एक्सपर्टीज इन डिफरेंट फील्ड्स। कोई सीए ओनली जीएसटी का काम कर रहा है, उसको सर ये बैंकिंग, बैलेंस शीट, एनालिसिस इनका नॉलेज नहीं होगा। करेक्ट। ठीक है, या कोई सीए जीएसटी अपना इनकम टैक्स अपील, इनकम टैक्स का काम कर रहा है, उसको नहीं एक्सपर्टीज होगी। करेक्ट। आप अगर मुझे बोलोगे कि आप जीएसटी में अपील कर दो, सर मुझे दूसरे सीए के पास जाना पड़ेगा। करेक्ट। मेरा फोटे ये है। करेक्ट। तो आपको जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ये काम कर रहे हैं, या तो उनसे लो एडवाइस, या सर एक्स बैंकर है प्राइवेट बैंक से जिन लोगों ने रिटायरमेंट ले ली या वीआरएस ले लिया, सो दे आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल, दे आर हैविंग एडिक्वेट नॉलेज। 10-10 साल बैंक में काम करके वो करने के बाद काम उस डोमेन में एक्सपर्ट्स हैं वो लोग। डोमेन में एक्सपर्ट्स है। या अगर वो बैंकर भी नहीं है तो लोग ऐसे 15-15 साल से मार्केट में बैठे हुए, दे आर वेरी वेरी गुड कंसल्टेंट। ग्रेट। तो मतलब इसमें कुल मिला के सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि उसके पास एक्सपर्टीज़ है या नहीं है, वो देखना चाहिए। सर आप देखो सर, हम ना आज एक से मोबाइल खरीदने जाते हैं, हमने गूगल में स्टडी करी, फिर भी नहीं समझ में आ रहा एप्पल का लूँ सैमसंग का लूँ, जब स्टोर में जाएंगे ना तो अपने को पता लग जाएगा यार ये फीचर है, ये लेना है। करेक्ट। आप 2 कंसल्टेंट के पास जाओगे, वो अपने आप आपको सिखा देंगे। एक्चुअली इस एंड पे चूज द राइट कंसल्टेंट। इस पे एक एनालॉजी याद आ रही है मुझे। एक हमारे सेल्स कंसल्टेंट थे, तो उनसे जब बात हुई तो उन्होंने बोला कि मतलब मेरा क्वेश्चन उनसे ये था कि सर हाउ आई शुड डिसाइड कि मेरे लिए आप अच्छे सेल्स कंसल्टेंट हो या कोई दूसरा, क्योंकि भाई मुझे टीम को ट्रेनिंग करवानी है। तो उन्होंने बहुत अच्छी एनालॉजी बोले, शेखर आप एक काम करना, आप उससे पहले कितने लोगों से मिले? मैं कहा सर तकरीबन 2 लोगों से। तो उन्होंने बोला आप एक काम करो, टोटल 5 लोगों से मिलो। पहले से मिले, दूसरे से मिले, तीसरे से मिले, चौथे से मिले, 5वें से मिले। जब बोला 5वीं तक आप जाओगे ना तो छठे एक्सपर्ट आप बन जाओगे। छठे एक्सपर्ट आप बन जाओगे। हाँ। तो मैंने कहा नो सर दैट इज़ नॉट पॉसिबल। उन्होंने बोला आपको तरीका बताता हूँ। तो उन्होंने क्या बोला कि शेखर पहले से जो क्वेश्चंस मिले, आप जब, क्योंकि आपको जीरो नॉलेज है तो आप क्वेश्चन क्या पूछोगे, बहुत बेसिक्स, वो आंसर देगा। उनसे कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे वो आप दूसरे से पूछना, जो यहाँ से मिले वो तीसरे से चौथे। बोला 5वीं तक जाते जाते आपको उस इंडस्ट्री के बारे में ठीक ठाक नॉलेज हो जाएगी कि ये एक्चुअली क्या है, और उसके बाद इनमें से फिर चुन लो कि आपके लिए कौन बेस्ट है। तो मैंने कहा दैट्स गुड एनालॉजी। यही मैंने आपको बताया कि आप 2-3 लोगों के पास जाओगे, अपने आप सीख जाओगे। करेक्ट। अच्छा सर, एक चीज़ और बताइएगा कि ये जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं एसएमई के लिए, प्रॉब्लम ये होती है कि इनकी जानकारी नहीं है पहली, दूसरी है तो डाउट्स हैं कई जो कि क्लियर नहीं हो पा रहे, तो इनको कैसे एक आदमी ले सकता है और डाउट कहाँ जाके अपने क्लियर कर सकता है? तो देखिए, आप ना किसी भी बैंक की वेबसाइट में आप चले जाएं, आपको वहाँ भी बड़ी क्लैरिटी मिलती है स्कीम्स के बारे में। आप 4 बैंकों की वेबसाइट में आप चले जाएंगे, आपको सारे प्रोडक्ट्स बैंक के मिल जाते हैं। ठीक है। आप कंपैरिजन, अगर इफ़ यू आर कॉम्पिटेंट एनफ तो आप खुद कंपैरिजन करें, या आप अगेन कंसल्टेंट के पास जाएं, या आप बैंक में वॉक इन विजिट करें, वो भी आपको सिखा देगा।
इसमें सर प्रॉब्लम क्या है, मैं मतलब रियल एसएमईज के लोगों की बात बोलूँ, उनका ये कहना रहता है कि यार हमारे पास टाइम नहीं है। टाइम नहीं है। दूसरा प्रॉब्लम ये होता है हर आदमी का नरेशन अलग है टर्म्स का, मतलब एक चीज़ को वो अलग तरीके से बता रहा है दूसरा बैंकर। और तीसरी और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो अभी हमारे प्रीवियस गेस्ट बोल के गए कि बैंकर्स की प्रॉब्लम क्या है कि आज शर्मा जी हैं, कल सक्सेना जी थे, परसों वर्मा जी आए। वर्मा जी का उस चीज़ को देखने का दृष्टिकोण अलग है और शर्मा जी का दृष्टिकोण अलग है। ये बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर ये प्रिवेल है, जबकि बैंकों की डिफाइंड पॉलिसी है, फिर भी सीट पे कौन बैठा हुआ दैट डिपेंड्स। हाँ, उसका चश्मा क्या है। एक ही मेरे पास एक बड़ा ना लाइव एग्जांपल है। मेरे एक क्लाइंट थे, उन्होंने, आई विल नॉट नेम द बैंक कौन बैंक था, एक बैंक से 7-8 करोड़ रुपए का उन्होंने लोन लिया और बैंकर ने बड़ा कंफर्टेबली और बड़े अच्छे से लोन किया एंड ही वाज डिजर्विंग दैट लोन। ठीक है ना। उनका कोई स्टॉक ऑडिट हुआ, स्टॉक ऑडिट के अंदर थोड़ी डेफिशिएंसी आई। इन द मीन टाइम न्यू मैनेजर केम। उनको लगा कि इट हैज बिकम ए ब्लंडर मैनेजर को। हाँ, और वो उनके ऑडिटर आए, बोला अरे यार ये तो अकाउंट एनपीए है, ये बड़ा खतरनाक है, ये इसको ये कर दो वो कर दो। वो क्लाइंट ना बड़ा कॉम्पिटेंट था, पैसे लेने के बाद भी ही वाज हैविंग सफिशिएंट कैपिटल। बैंक ने बोला कि आपका अकाउंट एनपीए हो रहा है। बोला कितना देना है? बोला 5 करोड़ रुपया। उसने एक आरटीजीएस हमारी 5 करोड़ रुपए की, सारे ठंडे हो गए। इट्स ए परसेप्शन कि उसके दिमाग में एक स्टॉक ऑडिट का पॉइंट देख के ऐसा आ गया कि ये क्लाइंट ठीक नहीं है। उसके बाद वो क्लाइंट ने दूसरे बैंक में स्विच करने की कोशिश करी है। मैनेजर को समझ आया है यार ये आई एम लूजिंग ए वेरी गुड क्लाइंट। अल्टीमेटली ही स्विच्ड। तो ईगो की बात आ गई। वो बोला आप मेरे को समझ नहीं पाए, 2 साल से आपके बैंक में हूँ। अमेजिंग अमेजिंग। इसमें सर आपने एक वर्ड यूज़ किया एनपीए। तो देखिए उसके पास पैसा था, उसके बाद भी बैंक उसको एनपीए डिक्लेयर कर रहा था। तो इसको एक टेक्निकल एनपीए बोलते हैं शायद। सर ये टेक्निकल एनपीए था, प्योरली टेक्निकल। हाँ, कि वो स्टॉक ऑडिटर ने उसकी डीपी कम कर दी थी एंड वो अकाउंट टेक्निकल ग्राउंड में एनपीए हो जाता है। टेक्निकल ग्राउंड में एनपीए हो रहा था। इस टेक्निकल ग्राउंड के एनपीए के लिए हम लोग कभी लेटर ऑन चर्चा करेंगे, बिकॉज वो एक अपने आप में बहुत डाइवर्स सब्जेक्ट है। आज ही मतलब जब हम बात कर रहे हैं, मुझे मॉर्निंग में मेरे एक क्लाइंट का फ़ोन आया है कि उनको XYZ बैंक से कॉल आया है कि भैया हम आपको एनपीए कर रहे हैं, जबकि उनकी 4 करोड़ रुपये का पैसा उनके अकाउंट में पड़ा हुआ है और वो पेमेंट भी बराबर कर रहे हैं सब। तो उनका क्वेश्चन ये था कि यार शिखर, इज़ दैट पॉसिबल कि मैं सब कुछ टाइम से कर रहा हूँ फिर भी एनपीए हो सकता हूँ? मैंने कहा यस सर, इट इज़ पॉसिबल, इट इज़ हाईली पॉसिबल कि आप एनपीए। और वो जो आपने किस्सा बताया एग्जैक्टली डिट्टो यही है, प्योरली टेक्निकल ग्राउंड, प्योर टेक्निकल एनपीए। सो इट वाज अ ग्रेट कॉन्वर्सेशन सर। अब मैं सर कुछ आपसे सक्सेस स्टोरीज जानना चाहूँगा कि जहाँ ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स जो आपने करवाए हों, तो मुझे एक सक्सेस स्टोरी बताएं अभी जहाँ आपने एक कोई ऐसे व्यक्ति को लिया जिसके पास कोई कोलेटरल नहीं था बट फिर भी सक्सेसफुल हमने उसे फंडिंग की हो। सर एक हमारे क्लाइंट थे, उन्होंने कोल्ड स्टोरेज सेटअप किया था। ओके। और उसके अंदर था कैसे, जब कोल्ड स्टोरेज का उनका दे आवर हैविंग आइडिया और चीज़ें थी उनके पास, ठीक है ना, प्रॉपर बिजनेस प्लान था। इवन उन्होंने लैंड भी नहीं परचेज करी थी। ठीक है ना, लैंड वाज नॉट इन एग्जिस्टेंस। ठीक है ना, बिजनेस प्लान वाज देयर। ऑन द बेसिस ऑफ बिजनेस प्लान हमने साइजेबल अमाउंट उनको सैंक्शन कराया एंड अल्टीमेटली 2 बैंकों का हमने उसके अंदर छोटा, मतलब 50-60 करोड़ का लिमिट था, 2 बैंकों का हमने कंसोर्शियम कराया। और उसके बाद हमने जब फर्स्ट बैंक का अप्रेजल आ गया, सैंक्शन आ गया, हमने उसमें 2-2.5 करोड़ की उसके बाद लैंड खरीदी एंड वी इन्वेस्टेड, माई क्लाइंट इन्वेस्टेड 10-12 करोड़ रुपीज़ आफ्टर गेटिंग सैंक्शन फ्रॉम द बैंक। मतलब शुरू होने से पहले भी सैंक्शन आ गया? सर सैंक्शन तो दे देगा ना बैंक, सर ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है। ओके, वो तो शुरू होने से पहले ही देगा ना सर। गुड 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 गुड। एक और सर इसमें क्वेश्चन था, आपने एक वर्ड यूज़ किया था कंसोर्टियम, व्हाट इज दिस? कंसोर्शियम सर, मल्टीपल बैंकर कमिंग फॉरवर्ड टू फाइनेंस ए पर्टिकुलर इंडस्ट्री और पर्टिकुलर कंपनी। ओके। आपका फंड की रिक्वायरमेंट है 500 करोड़ रुपए की, ठीक है ना, एक बैंक के पास आप गए, वो कहता आई विल टेक एक्सपोजर ऑन योर कंपनी ओनली 200 करोड़। ओके। लेकिन मैं आपका अप्रेजल कर दूंगा कि मुझे लग रहा है आप 500 करोड़ के लिए एलिजिबल हो, एंड यू हैव टू अप्रोच डिफरेंट बैंक्स फॉर बैलेंस 300 करोड़। ओके। तो से यू हैड बीन टू एसबीआई, एसबीआई ने 500 करोड़ का अप्रेजल किया और उन्होंने 200 करोड़ का अपना सैंक्शन कर दिया। अब वो बोरोवर को बोलता आप 300 करोड़ का जो आपका गैप है उसको आप फुलफिल करा लो दूसरे बैंकों से, देन वी विल डिसबर्स। ओके। तो वो फिर 3 बैंकों के पास गया, एक बैंक ने 100 करोड़ कर दिया, ऐसे एक बैंक ने 100 करोड़, एक बैंक ने, अब 4 बैंकों का कंसोर्शियम फॉर्म हो गया। तो उनकी फिर मीटिंग्स होती हैं कंसोर्शियम की, मीटिंग के बाद वो बैंक उसको 500 करोड़ रुपया अलग अलग बैंक डिसबर्स कर देते हैं।
ओके और उसमें अगर वर्किंग कैपिटल होती है तो यू हैव टू गिव योर डीपी एंड एवरीथिंग हैज टू बी गिवन टू वन बैंकर ओनली ओके एंड दे शेयर एवरीथिंग। आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी एक बैंकर लेता है, ही शेयर्स विद अदर बैंकर्स, ठीक है ना। आपकी डीपी या प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स भी आपके एक ही बैंक के पास पड़े होते हैं। ओके ओके, मतलब लीड बैंक एक रहेगा, लीड बाकी बैंक रहेगा, बाकी आधा मेंबर्स बैंक। ओके। अच्छा सर, अगर आपको अभी 5 मिनट्स में कोई एक एडवाइस देनी हो एसएमई ओनर्स को या बिजनेस ओनर्स को, तो वो क्या रहेगी? सर मैं ना बिजनेस ओनर्स को ये एडवाइस देना चाहूँगा, आप अपनी जो जब भी आपको फंड चाहिए सबसे पहले आप अपने को ना नीड एसेस करें अपनी, कि मुझे चाहिए कितना पैसा और किस लिए चाहिए, ओके एंड पुट इनटू राइटिंग। ओके आप सिंपली ऐसे मत करो कि मेरे को 5 करोड़ रुपया चाहिए, मेरे पास 10 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो 5 करोड़ रुपया मैं ले लूँ। यू मे गो फॉर एक्सपेंशन, इन दैट पर्टिकुलर केस यू मे फेस प्रॉब्लम। अगर आपको जिस पर्पस के लिए पैसा चाहिए उसी पर्पस के लिए पैसा ले, और जितना चाहिए उतना ले। ओके इफ यू रिक्वायर हायरिंग ऑफ कंसल्टेंट, हायर द कंसल्टेंट्स। ओके अगर इफ़ यू आर कॉम्पिटेंट एनफ और आपके अंदर टीम है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है या आपके और भी कॉम्पिटेंट लोग हैं, इफ दे कैन डू इट, गेट इट डन थ्रू देम ओनली। लेकिन टेक एनी बैंक फंड इन ए वेरी स्ट्रक्चर्ड मैनर। ओके। एक चीज़ और सर, अगर आपको एक बुक बिजनेस ओनर को पढ़ने के लिए रिकमेंड करना हो तो क्या रहेगी वो? सर एक बुक मुझे याद आ रही है, द एंटरप्रेन्योर गाइड टू बिजनेस है। आई डू नॉट एग्जैक्टली रिमेंबर द राइटर ऑफ द बुक। और एक है लीन स्टार्टअप। लीन स्टार्टअप। लीन स्टार्टअप इज़ फॉर स्टार्टअप, वो थोड़ी डिफरेंट टाइप ऑफ बुक्स है, फॉर बिजनेस स्ट्रैटेजीज एंड एवरीथिंग इज देयर। एंड एंटरप्रेन्योर गाइड टू बिजनेस, ओके सम रिचर्ड्स किन्हीं की बुक है। उसके अंदर लोन्स के बारे में ही सारा कुछ है। ओके और आई कैन ऑल्सो सजेस्ट द व्यूअर्स कि मेरे आर्टिकल्स आते हैं रेगुलर, मंथली 3-4 आर्टिकल आते हैं, अरे वाह। आप वो भी फॉलो करें। आप वो आर्टिकल्स कहाँ पढ़ने मिलेंगे? सर आर्टिकल्स मेरे सोशल मीडिया हैंडल के अंदर होते हैं। मेरा लिंक्डइन है, ओके इंस्टाग्राम है, मेरे फेसबुक है, ओके, तो उसके अंदर भी आप पढ़ सकते हैं। रेगुलर बेसिस पे मेरे आर्टिकल्स आते वेरी गुड वेरी गुड। तो हैं, मेक मेनली ऑन एमएसएमई एंड लोन्स। बहुत बढ़िया, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अवेयरनेस इज द वेरी इसेंशियल की, जिससे सारे दिस इज द एसेंशियल की सर, दिस इज द एसेंशियल की टू फॉर एक्सपेंशन ऑफ योर बिजनेस एंड टू प्रिवेंट एनी फाइनेंशियल इवेंचुअलिटी। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। और सर हमारे शो का एक रूल है कि हम लोग हमारे सभी गेस्ट को एक बुक देते हैं। सो दिस इज अ बुक। थैंक यू सो मच। ये बुक का क्या कंटेंट है? कंटेंट सर बहुत फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, वेरी गुड वेरी गुड। मतलब बेसिकली ह्यूमन साइकोलॉजी, ह्यूमन बिहेवियर के बारे में ये बुक है, विच इज़ वेरी इसेंशियल। आई थॉट कि सभी को इसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज होता है तो लाइफ इजी हो जाती है सर। आप जितनी बुक पढ़ोगे ना सर, उतनी नॉलेज एनहांस होती है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। और तो मैं गाड़ी के अंदर अपनी एक बुक रखता हूँ जनरली, वाह। जब भी मुझे टाइम मिलता है। हाँ टुडे आई डोंट हैव, बिकॉज मेरी गाड़ी सर्विसिंग में गई हुई है, आई हैव टेकन द कार ऑफ समबडी एल्स। ओके, अदरवाइज मेरी गाड़ी के अंदर कोई ना कोई एक बुक, मैगजीन कुछ ना कुछ होती है। वेरी गुड वेरी गुड। जनरली वी डोंट गेट टाइम टू स्टडी बुक्स इन ऑफिस और होम। घर में जाने के बाद फैमिली टाइम हो जाती है, ऑफिस में जाने के बाद काम का टाइम हो जाता है। माई लीजर टाइम इज़ माई कार। तो वहाँ पे टाइम यूज़ कर लेते हैं। यहाँ भी सीखने वाली बात है कि कार में रहते हुए भी बुक पढ़ रहे हैं सर, तो वाई डोंट वी, हम भी कर सकते हैं ये। और सर थैंक यू वेरी मच अगेन मेरे ऑडियंस की तरफ से, क्योंकि आपने जो नॉलेज दिया है उससे बहुत सारे लोगों के जो कैश फ्लो के इश्यूज़ हैं, बैलेंस शीट के इश्यूज़ हैं, और स्पेशली जो बिल डिस्काउंटिंग आपने बताया है कि बहुत सारे लोगों को लेना चाहिए। दैट्स अमेजिंग। जल्दी हम लोग कनेक्ट करते हैं नेक्स्ट एपिसोड के लिए, क्योंकि कुछ टॉपिक छूट गए हैं जिन पे हम बात करेंगे। ओके सर, धन्यवाद। थैंक यू।